आइए बढ़ते हैं आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हमारे साथ है तैयार। सेठी साहब, वालिया साहब, करते हैं दोनों का स्वागत। आप दोनों को सुप्रभात और स्वागत है। पालविया साहब शुरुआत करें, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वोल्टेम ट्रांसफार्मर। ये स्टॉक में देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक एक अच्छा बुलिश टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप में देखें तो पिछले 4-5 महीनों में एक करेक्टिव मूव बना और साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्टॉक में देखें तो अब जिस तरीके से रिकवरी वापस से डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखी है, स्टॉक वापस अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ये अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी एक कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक में बनी है, ये अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को वापस रिज्यूम करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 3400 से 3500 तक की अपसाइड वोल्टेम ट्रांसफार्मर में आते हुए दिख सकती है। कोई भी छोटी मोटी डिप मिलती है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2820 के आसपास और अपसाइड के टारगेट होंगे 3400 से 3500 तक के। ओके, तो ये है राय आपके लिए वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स पर खरीदारी करने की राजेश जी की तरफ से। सेठी साहब स्वागत है आपका भी। नमस्कार सर, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो, जो अभी 105 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स सप्लाई करती है। जितने भी लीडिंग मेजर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको कैटर करती है। बाकी एक यूके की कंपनी के साथ भी टाई अप है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, अराउंड 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी, 27% के रिटर्न ऑन कैपिटल। इस तिमाही के नतीजे भी आए, नतीजे अच्छे थे और डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.26 का है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी कंपनी है जो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का बिल्कुल हिस्सा बनना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 150 रुपए। ओके, 150 रुपए के टारगेट के साथ आप करें खरीदारी जमुना ऑटो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ये है आपके लिए राय। आइए 10 की कमाई के कुछ शेयर भी ले ली जाए। बिल्कुल, जय से लेते हैं उनकी 10 की कमाई की। पूछिए जय, बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज। बिल्कुल दीप 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने आज चूज किया है वो है लिंडे इंडिया। लगभग 3468 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दीपांशु। अच्छा खासा 1.5% की गेन के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे दीप मैं कहूंगा कि काफी समय से अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। वो कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ने एक अच्छी ट्रायंगुलर पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। सो बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें मोमेंटम में क्लियरली एक माइक्रोसोल्ड देखने मिल रहा है। काफी ओवरसोल्ड हो चुका था, ओवरसोल्ड लेवल से अब एक रिवर्सल वहां पे आ चुका है। सो एक रिवर्स डाइवर्जेंस जिसे हम कहते हैं अब प्राइस में आते हुए देखने मिलना चाहिए। ऊपर में जो मेरे टारगेट्स यहाँ पे मिनिमम निकल कर आ रहे थे पांचों, वो है लगभग 3650 के। सो 3650 ये टारगेट्स मेरे रहेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट रहेंगे लगभग 3760। ये जो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है लिंडे इंडिया। रिवर्सल ऑन द लोअर साइड डीप रहेगा 3440 पर। 3440 का स्टॉप लॉस लगाकर लिंडे इंडिया में खरीदारी करने की राय। और आज ही लिंडे इंडिया जैन साहब को भी पसंद आता हुआ दिखाया। आज उन्होंने अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर कहा, बहुत सारी दे रहा हूं लेकिन सबसे ज्यादा इसी को मानना। जैन साहब ऐसा ही कहा था ना आपने? अच्छा, जैन साहब अभी है नहीं, अपनी 10 की कमाई का स्टॉक देकर वो विदा हो चुके, लेकिन हाँ कहा तो ऐसे ही था, हमें याद है बिल्कुल। आइए, बाजार थोड़े कमजोर हैं, दिन के निश्चित स्तरों के आसपास जरूर है, लेकिन आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहतरीन कंपनी और एक बेहतरीन मैनेजमेंट से। आप जिनको सुनकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और नतीजे देखकर मन भी खुश हो जाएगा। आइए मुलाकात करते हैं कमिंस इंडिया लिमिटेड से। बहुराष्ट्रीय ग्रुप है कमिंस, उसकी इंडियन कंपनी है कमिंस इंडिया लिमिटेड। 1962 से पुणे में हेडक्वार्टर्ड है ये कंपनी। इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव मार्केट और पावर जनरेशन के लिए डीजल, नेचुरल गैस इंजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और कमिंस के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इंजन की सर्विस वगैरह के लिए भारत, नेपाल, भूटान
इन सब जगहों पर 450 से ज्यादा के इनके सर्विस पॉइंट्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अश्वत्थ राम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और सर हमारे साथ अमेरिका से कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। पर्डू यूनिवर्सिटी से आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है, इंडियाना यूनिवर्सिटी से आपने कैली स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है, 30-31 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है, और कंपनी के साथ सर का जुड़ाव 15 साल से ज्यादा का है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर वहां पर अभी बड़ी देर रात होगी, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जल्दी से नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। ऑलराउंड दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। 8 फरवरी को नतीजे आए थे। रेवेन्यू 25% बढ़कर आया है, ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 52% का बड़ा जंप है, और जहां एक और सारी कंपनियां मार्जिन्स मेंटेन करने में मुश्किल पा रही है, यहां पर 15.5% से लगभग 19% बढ़कर मार्जिन्स आए। इसी के दम पर मुनाफा 50% बढ़कर 360 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने। अश्वत्थ राम सर, बताएं सर, इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के पीछे क्या खास ट्रिगर्स इस तिमाही में रहे हैं सर? तो ये क्वार्टर में 3 मेजर वेरिएबल्स हमारे लिए पॉजिटिव थे। पहले यानी हमने जो प्राइस इंक्रीजेस की थी 2 या 3 क्वार्टर के पहले, वो हम होल्ड कर पाए। दूसरी यानी जो कमोडिटीज जो पिछले 18 महीने से सिग्निफिकेंटली ऊपर थे, वो सब धीरे धीरे नीचे आए, तो ये क्वार्टर में उसका फायदा हुआ। और तीसरा यानी हम लोग जो कंसिस्टेंटली कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी जो इंप्रूव करते जा रहे हैं, उसका भी फायदा ये क्वार्टर में, जहां के वॉल्यूम बेहतर था तो लेवरेज का एडवांटेज भी मिला हमको प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को इंप्रूव करने में। बिल्कुल ठीक बात है सर। 2 चीजों पर खास पूछना चाहता हूं। एक तो मार्जिन्स, जहां ऑलमोस्ट सब कंपनियों के लिए बड़ी दिक्कत है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जिस तरह से बढ़ी है, मार्जिन्स मेंटेन करना मुश्किल काम है। आपने बढ़ाया है, वजह क्या है? और दूसरा, क्या ये मेंटेन रह पाएंगे या इसमें और इंप्रूवमेंट हो सकता है 19% से? तो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। एक यानी प्राइस हम मेंटेन कर पाए हैं मार्केट में, क्योंकि हम नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। दूसरा पार्ट है कि हमने एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज भी बढ़ाया है या मेंटेन रखा है, उसकी वजह से भी मार्जिन्स स्ट्रांग रहते हैं। और तीसरा यानी हमने कॉस्ट के ऊपर बहुत अभी तक कंट्रोल रखा है, तो वो 3 वजह से हम लोग मार्जिन्स के ऊपर बेटर कंट्रोल ले पाए हैं, उसको इंप्रूव करते आए हैं ये क्वार्टर में। कोशिश तो यही है कि हम ये मार्जिन्स मेंटेन करें, और हमारा एम्बिशन है कि ये 18 to 20% जो के रेंज में जो हम हिस्टोरिकली कर पाए हैं, वो रेंज में एटलीस्ट हम मार्जिन्स मार्केट को डिलीवर करें फ्यूचर में भी। परफेक्ट। तो मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक और चीज जो सर आमतौर पर जिन कंपनियों के लिए हम समस्या समझ रहे हैं कि ठीक है, भारत के मार्केट तो अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल जिस तरह से हालत है, रिसेशन का डर, ये वो सारी चीजें, उनको देखते हुए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपके तो सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपोर्ट भी 2% बढ़े हैं, साल दर साल 23%। कैसे हुआ है ये सर? तो कमिंस इंडिया जो है 140 कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट्स बेचता है, और तो कुछ मार्केट्स ऊपर होते हैं, कुछ मार्केट्स नीचे हैं, तो हम वो बैलेंस कर पा रहे हैं। लेकिन मेन रीजन जो एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रहे हैं, वो ये वजह है कि हम लोगों ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो फिट फॉर मार्केट और रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, जो पर्टिकुलर मार्केट इकोनॉमीज के लिए टारगेटेड हैं। उसके वजह से हम ग्लोबली मार्केट शेयर ग्रो कर पा रहे हैं, और उसके वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट भी आपके बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं। सर बजट पर आपसे एक राय लेना चाहूंगा। आपकी कंपनी के लिए, आपके सेक्टर के लिए बजट में कुछ ऐसे प्रोविजंस जो आपको लगता है कि फायदा देने वाले होंगे? स्पेशली एक जो पीएम मत्स्य संपदा योजना जो ऐलान किया गया है, आई थिंक आप कमर्शियल मरीन सेगमेंट में ऑलरेडी हैं। किस तरह के मौके आपकी कंपनी के लिए बन सकते हैं?
ये जो ये साल के बजट में सारे एरिया में ही कमिंस के लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि कमिंस एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जहां हमारे इंजन्स जो है वो कंस्ट्रक्शन, रोड इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर जनरेशन, मरीन, डिफेंस, माइनिंग, सारे ही सेक्टर जहां इंडिया ग्रो हो रहा है वहां कमिंस के प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो ये बजट तो कमिंस जैसे कंपनियों के लिए और हमारे कंपनी के लिए तो अच्छा ही है। बढ़िया बजट है और बहुत बढ़िया कंपनी की परफॉर्मेंस भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली इतनी देर रात तक आपने अमेरिका से कनेक्ट किया हमारे साथ में और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें ऐसी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की आगे भी बरकरार है। थैंक यू सो मच सर। अश्वत राम साहब, एमडी और सीए क्यूमिंस इंडिया के, बताते हुए अपने दमदार नतीजे के पीछे के कारण और आगे का आउटलुक भी। आइए बढ़ते आगे और एक ब्रेक ले, उससे पहले एक बार एक पोजिशनल पिक्स ले ली जाए। तो जरा पालिया साहब आपकी लॉन्ग टर्म पिक के बाद बताएं सर, पोजिशनल पिक, लॉन्ग टर्म वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर्स, पोजिशनल पिक बताएं सर। पोजिशनल पिक रहेगी केपीआर मिल लिमिटेड। ये स्टॉक का अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो मंथली सेटअप पे स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा। स्टॉक में अगर डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में एक नियर टर्म सेटअप पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। स्टॉक सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल एक बुलिश स्टॉक 7 से 8 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ के केपीआर मिल के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक में हमें लगता है पोजिशनल टारगेट 700 से 730 तक आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 540 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। केपीआर मिल बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। केपीआर मिल्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए पोजिशनल पिक के तौर पर। सेठी साहब से भी लेंगे पोजिशनल पिक एक थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। और बग्गा साहब भी बहुत देर से खामोश हैं सर, आपके लिए विशेष आयोजन है इस ब्रेक के बाद। हाँ, और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो बस छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए शॉर्ट टर्म पिक लें, उससे पहले एक पोजिशनल पिक लेनी बाकी है सेठी साहब की। जमुना ऑटो सेठी साहब को पसंद आया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सेठी साहब फरमाइश आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है रेलवे वाला स्टॉक है। स्टॉक का नाम है राइट्स, जो अभी 331-32 के आसपास ट्रेड करता है। एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो मेनली रेलवेज के लिए कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट सेटअप करने का काम करती है। और उसके अलावा मेट्रो रेल है, हाईवेज है, फिर एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इन सब के लिए भी काम करती है। और रेलवेज के अलावा कई सारे प्राइवेट कंपनीज, बड़ी प्राइवेट कंपनीज जैसे बीपीसीएल है, टाटा स्टील, सेल, एनटीपीसी, इवन आईएम्स, इन सब के लिए भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। और 55 से ज्यादा देशों में भी इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जिसकी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, अराउंड 5000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। और हाल ही में नए ऑर्डर्स भी मिले हैं बेंगलोर मेट्रो से, आईआईटी दिल्ली से, फिर अहमदाबाद मेट्रो से भी ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल पोजिशनल तौर पे खरीदना चाहिए। अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है अराउंड 5 to 5%। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 360 का और स्टॉप लॉस रखना 315 रुपए। ओके, 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 360 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। राइट्स रेलवे की ये कंपनी, यहां पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे। और मैंने कहा था ब्रेक के बाद आपको पहले पोजिशनल पिक दूंगा और फिर बग्गा साहब के लिए भी हमारा सब कुछ है। सर तैयार है आप? बिल्कुल। अच्छा, हमारे सारे एक्सपर्ट जरा दिखाइए एक बार, वो भी सब तैयार है? नहीं है तो तैयार हो जाइए, जरा अपनी स्क्रीन पर नजर रखिए। मैंने बग्गा साहब के लिए एक विशेष क्लिपिंग निकाली। हाँ राइट, अब हाँ मैं बता रहा था, तो क्लिपिंग आ गई। हमारी टीम मतलब एकदम खतरनाक तेज है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बोला कि क्लिप चाहिए और तैयार है। सुमित जी जरा देखिएगा ध्यान से। हाँ हाँ, आइए। बेंगलोर के इवेंट में हमारे एक दर्शक आए थे, कलीम साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा चैनल के बारे में और बग्गा साहब के बारे में, जरा सुनिए। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम कलीम है, मैं कोटक सिक्योरिटीज में सब ब्रोकर हूँ सर। सीएनबीसी आवाज़ देखा, सीएनबीसी टीवी 18 देखा, एनडीटीवी देखा, किस में भी मुतमईन नहीं हुआ सर। मैं जी टीवी में मुतमईन हुआ। जब से जी टीवी को देख रहा हूँ मैं, पहली बात तो नेहा का बोल्डनेस और अनिल सिंह साहब का मेहनत और ईमानदारी, हमारा बग्गा साहब, लव यू सर।
उनका जो एथिक्स और सच्चाई और इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेशनली सुनता हूं ना सर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर मेरे। क्या बात। और दूसरा दीपांशु का वफादारी और पूरा पैनल को हैंडल करना अनिल सर के साथ में बहुत अच्छा लगा सर। देखिए आप दोनों को ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है, दीप के लिए भी और पूरी टीम को लोग इतना पसंद करते हैं। बगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब की तरफ से बिल्कुल जो प्रेम आपके लिए, ओह गजब। बहुत बहुत अच्छा लगा अनिल जी। और ये बहुत एक एजुकेटेड ऑडियंस था, बहुत लोग मिले। आप देखिए वो IIFL की भी जो थी सब वो भी हमें सेगमेंट चलाना चाहिए। तो आप सबको बताऊं, वो कह रही थी कि अनिल जी आप सवेरे और शाम तो कर देते हैं, 8 से 11 और 2 से 3:30 आप कवर करें, आप 12:30 भी आइए और अपना लेवल्स दीजिए। मतलब वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग था, वो बीच में भी आप लेवल्स दीजिए। मैं बोला मैडम यही भारी पड़ रहा है, मैं तो कब से दीप के पीछे पड़ा हूँ कि मेरा थोड़ा आधा घंटा कम कर दो यार, मतलब मुझे 10:30 छोड़ दो। और मैं ये भी बता रहा था कि मैं सबसे ज्यादा फ्री तभी होता हूँ जब मैं शो कर रहा होता हूँ। जब बाहर होता हूँ तो ज्यादा काम होता है, तो इसलिए फिर भी मैंने कहा कि कोशिश करेंगे कोई दिन के दौरान अपीयर ना भी हो पाए तो लेवल्स देने की। लेकिन सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रेम दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बगा साहब जी, सुमित जी जरा विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी देखो, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसी वाली कहावत हो गई, देश दुनिया जहां सब घूम लिया लेकिन जी बिजनेस के अलावा कहीं और मन नहीं मिला। बस डायलॉग बोला है और मजा आ गया देख के और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है खुद मार्केट के जानकार हैं, कोटक में सब ब्रोकर हैं, इतनी उम्र है बगा साहब की से ज्यादा, सॉरी नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। बराबर की बोलने वाला था, बगा साहब को भी कैसे नाराज कर सकते हैं, और भी तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में ले जाना है सर हमें आपको। नहीं लेकिन ये दर्शकों का प्यार है जो आप हमेशा देखते हैं, और ग्राउंड इवेंट का मजा इसीलिए सबसे ज्यादा है कि वहां जाते तो 1-on-1 जो इंटरेक्शन होता है, प्लस कुछ कुछ सुझाव ऐसे मिलते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी जानने सुनने को मिलता है। आइए बढ़ते आगे, और दिनशो ईरानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होने जा रहे हैं शामिल, हेलिस के इंडिया के CEO, और उनसे बाजार पर करते हैं चर्चा। दिनशो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये तो मार्केट ऐसा है कि 12 से 3 मूवी देख के आ जाओ और वापस आओ तो जहां छोड़ के जाओ वहीं मिले। मतलब इतनी सुस्त ओपनिंग, इतनी सुस्त क्लोजिंग, और दिन के दौरान कुछ भी नहीं, तो सर हो क्या रहा है? अनिल जी धन्यवाद आपका शो पे आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो अनिल जी ऐसा है कि पहले तो जो पहले हुआ, आप एक्चुअली देखिए स्टैंड लोन इंडिया आज की तारीख में सबसे ज्यादा मतलब चुनिंदा मार्केट में ऐसा है जो अंडर परफॉर्म किया है ये साल। बाकी काफी मार्केट चले हैं, इंडिया अंडर परफॉर्म किया, पर वो ऐसा था कि लास्ट ईयर इंडिया नंबर 1 था, तो इसलिए इस बार थोड़ा लैगिंग हो रहा है। और दूसरा चाइना ट्रेड, जो एग्जिट इंडिया इंटर चाइना ट्रेड था, वो हमें लग रहा है कि अभी हो गया। एक्चुअली हमें तो ये लगता है कि अभी चंद महीनों में वापस पैसा आना चालू हो जाना चाहिए इंडिया में, क्योंकि आप देखिए जब प्रीमियम इंडिया ने कमांड किया था चाइना पे अक्टूबर एंड तक, जब चाइना बॉटम में था, वो 180% के आसपास प्रीमियम हो गया था, जो आज की तारीख में अबाउट 80-90% रह गया है। जो हिस्टोरिकली आप देखिए पिछले 4-5 साल का तो 60-70 के हिसाब से रहता था हमारा प्रीमियम, तो वो मोरलेस हम लोग आ गए हैं वहां पे, तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी ये ट्रेड रिवर्स होना चाहिए। पर बड़ी बात ये है कि अगर जो आप ग्लोबली देखें तो वहां पे भी आपने देखा है कि बाजार एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है, और एक बैंड में ही घूम रहा है। तो हमें तो ये लग रहा है कि इंडिया भी, जब तक ये ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज नहीं होंगे तब तक इंडिया भी परफॉर्म नहीं करेगा शायद, और वो भी उनके साथ ही चलेगा जो चलेगा। तो इसलिए जबकि हमारा रिजल्ट्स वगैरह काफी अच्छे थे, क्वार्टरली नंबर्स वगैरह जो आए वो काफी अच्छे थे, उसके बावजूद नहीं चला है। तो एनीवे थोड़ा देख लेते हैं, जो ब्रीदर है बाजार में, और यही मौका होता है जब आप अपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं उनके साथ। आजकल जिससे मुझे सवाल यही आता है, अदानी ग्रुप के शेयरों को देखें जो हाल हुआ तो उसे लगता है कि ये बाजार गिरता क्यों नहीं, और बजट को देखें तो ये बाजार बढ़ता क्यों नहीं, न इसको नीचे जाना है न उसको ऊपर जाना है। लेकिन चलिए आप कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे फ्लोज वापस आएंगे तो उससे फायदा मिलेगा। नतीजों से कितना फायदा मिलेगा? ये जो रिजल्ट सीजन चल रहा है इस पर क्या व्यू है सर आपका?
जी देखिए, जो बिगिनिंग ऑफ फेब तक जो देखे थे नंबर जो भी हमने टैबलेट किए थे, उसमें तो ऐसा लगा कि जो 35 कंपनियों ने रिपोर्ट किया था निफ्टी की 50 में से, तो उनमें आप देखिए तो करीबन 18% अर्निंग ग्रोथ आई थी, जो कि बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है। अगर जो आप एक्चुअली ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर को निकाले तो 28% ग्रोथ हो गई थी। तो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर और थोड़ा ये डिस्क्रिशनरी वगैरह से काफी जोर से ग्रोथ आई थी यहाँ पे। तो वो देखे तो एक्चुअली अर्निंग्स में तो बहुत ही बढ़िया थी। सर्टन पॉकेट्स में थोड़ा पुल बैक हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने कमोडिटी की बात की, पर वो भी पिकअप होने चाहिए। एक्चुअली आप देखिए ग्लोबली, अगर आप देखें लाइक मैं चाइना का बात किया, चाइना में $18 ट्रिलियन बैंकिंग सिस्टम में पैसा पड़ा हुआ है डिपॉजिट्स के हिसाब से, वो विच इज इक्वल टू द जीडीपी एक्चुअली। तो वो अगर जो थोड़ा भी एक फ्रैक्शन भी वहां पे आ गया मार्केट में, तो बहुत ही उथल पुथल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो ये सब फेड को दिखता ही है, तो इसलिए वो भी थोड़े कॉशियस है। तो हमें इसलिए लगता नहीं है कि हमारे इंटरनल न्यूज से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, हम स्टेडी रहेंगे, पर ग्लोबली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़े ग्लोबली ठीक मुश्किल है मामला, लेकिन निफ्टी की दिग्गज कंपनियों की कमाई ठीक होती हुई दिख रही है। ऐसे में सर अब चूंकि अब ट्रिगर्स कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बजट निकल गया, फेड के भी अब लगभग हाईएस्ट लेवल पर आ रहे हैं कि इससे ज्यादा ब्याज दरें शायद न बढ़ाएं, हमारी भी क्रेडिट पॉलिसी गई है। क्या लग रहा है सर पॉलिसी देखने के बाद, क्या आखिरी हाइक हो चुकी है या अभी भी गुंजाइश है? और ऐसे में जो जिन रेट्स पर हमें 6.5% पर रेपो हो गई, डेट मार्केट, फिक्स इनकम में भी लोगों को लग रहा है कि थोड़ा आकर्षक मौका हो सकता है पैसा लगाने का। इस पूरी प्रोपोजिशन को कैसे देखते हैं सर आप? तो अनिल जी, ऐसा है कि आरबीआई को एक्चुअली स्टैंड लोन जो होता है, अगर जो हम ग्लोबली टाइड अप नहीं होते तो रेट हाइक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है आज की तारीख में। पर अभी अनफॉर्चुनेटली अभी यूएस फेड हाइक लिए जा रहा है, तो इंडिया हैज टू डू इट, क्योंकि हमारा रुपया नहीं तो सफर करेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये हाइक लेना पड़ रहा है, नॉट फॉर इन्फ्लेशन एनीथिंग। पर अगर जो आप यूएस की बात करें, जो लास्ट स्टेटमेंट आया था फेड चेयर से, उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरना चालू हुआ था, वो यही था कि दे वर लुकिंग एट हायर फॉर लॉन्गर। तो मतलब अभी तो फाइट लगता है कि खत्म नहीं हो रही है वहां पे यूएस में, एटलीस्ट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो वो एक आप माइंड में रखिएगा कि प्रॉब्लम है थोड़ा आगे चल के। दूसरा आपने बोला जो डेट के रेट ऊपर बढ़ गए, मतलब आप ये देखिए कि हम तो एक्चुअली इक्विटी के लोग हैं, तो हमें तो इक्विटी बहुत पसंद होता है। तो हर एक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रहती है जहां पे आपको एक रिटर्न मार्केट से ज्यादा ही रिटर्न मिल सकता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेडी मार्केट होता है वो बेस्ट होता है स्टॉक पिकर्स के लिए। तो हम तो अपने आप को स्टॉक पिकर ही बुलाते हैं, और लगता है कि ये मार्केट हमारे लिए अच्छा है कि हम आराम से चुनिंदा अपने स्टॉक पिक करके प्ले कर सके। और एक और चीज ये होती है कि आप अगर जो देखें दुनिया में, एक बहुत ही बढ़िया किताब थी 107 Years ऑफ इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर था जापान पे, जो कि बोले थे कि अगर आप वर्ल्ड वॉर के पहले जापान में इन्वेस्ट करते और मिड 50s में देखते तो आपका इक्विटी रिटर्न वॉज फायर हायर देन एनी अदर एसेट क्लास इन दैट मार्केट। तो उसके बाद एक न्यूक्लियर वॉर हो गया, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फटे जापान में, वॉर हार गए, डिस्पाइट दैट इक्विटी डिड बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास। तो ये लॉन्गर टर्म में इक्विटी को आप बीट नहीं कर सकते, तो इसलिए इक्विटी अच्छा रहता है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी रहेगी, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े बहुत मौके आपके लिए डेट मार्केट के लिए भी बने, लेकिन इक्विटी में कहाँ मौके बन सकते हैं सर बदले हुए माहौल में? ये बताएं, क्या कुछ पसंद है आपको? जी देखिए, एक तो अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें, जब हम तो हिस्ट्री से ही लर्न करते हैं सब कुछ, तो अगर जब इकोनॉमीज मूव होती है, जैसे यूएस हुआ था मिड 70s में से लेके मिड 80s तक 2.5 ट्रिलियन हो गया था, और चाइना हुआ था जो अर्ली 2000 से लेके मिड 2004 या 5 तक, शायद चाइना भी 2 से 5 ट्रिलियन मूव हो गया था। तो वो मूवमेंट अगर जो देखे तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो थे उस मूव को बैंकिंग सिस्टम था और दूसरा कंजम्पशन था। तो हमें तो यही लगता है कि ये जो सेक्टर है आपको बिल्कुल ही अच्छा रिटर्न मिलेगा अगले 4-5 साल के लिए, इसलिए वहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने स्टॉक्स। और कंजम्पशन भी आपका एफएमसीजी नहीं, डिस्क्रिशनरी जो होता है वो होता है, क्योंकि आप अगर जो पर कैपिटल इनकम बढ़ते हैं तो आप नए कपड़े लेंगे, नए जूते लेंगे, नए गहने खरीदेंगे, तो वो सब होता है कि स्पेंड आपका बढ़ जाता है वहां पे। तो हमें लग रहा है ये दो सेक्टर अगर जो बने रहे, डटे रहे, तो अच्छा हो सकता है। ओके सर,
एक और स्पेसिफिक राय आपसे लेना चाहता हूँ। ये न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों के नतीजे अब थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक्स भी थोड़ा गिरना बंद हुए। क्या यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर्स का, फंड मैनेजर्स का मूड बदल रहा है या अभी थोड़ा वक्त और लगेगा? जी देखिए, एक्चुअली सारी कंपनियां, प्लेटफॉर्म कंपनियां बोलते हैं इनको, जो न्यू एज टेक कंपनी थी अपनी, एड टेक, फिनटेक वगैरह सारी आई है जो, तो और इनफैक्ट इवन पर्सनल केयर वाली जो प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो ये प्लेटफॉर्म कंपनी में बेसिकली क्या देखना चाहिए कि एक तो पहली चीज तो कन्वीनियंस होनी चाहिए, जो कि काफी कंपनियों में है। दूसरा, ये कन्वीनियंस एनकैश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और देखा ही आपने 2-3 कंपनियों में कि यहाँ पे एनकैश किया है और प्रॉफिट भी दिखाना चालू कर दिया है कंपनी में। और तीसरा कि ये रेप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर जो रेप्लीकेबल है तो आप दूर रहिए। जैसे एक आध जो पर्सनल केयर की कंपनी है उसमें, मतलब ब्यूटी केयर जो कंपनी है, वहां पे इजीली रेप्लीकेबल होता है। लेकिन एक फिनटेक है या तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो आई डोंट थिंक रेप्लिकेशन पॉसिबल। इनफैक्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की अगर जो बात करें तो ग्लोबली आप देखिए कि 2 कंपनियां होती हैं ग्लोबली। मतलब यूएस में तो खैर एक DoorDash ही है जो मेजर प्लेयर है, और दूसरा जो प्लेयर है वो छोटा सा प्लेयर है, मतलब 18-20% मार्केट शेयर है उसका। DoorDash का अराउंड 60-70% मार्केट शेयर है। और चाइना में भी यही हाल है, मितुआन 60% है और बाकी सेकंड प्लेयर एक काफी छोटा प्लेयर है, कोई 25% वाला है। इंडिया में 2 प्लेयर है जो ऑलमोस्ट 50-50 है। तो आप ये देखिए कि इंडिया का पॉपुलेशन भी जो है, जो केटर कर सकता है, ये सेगमेंट केटर कर सकता है, वो पूरा यूरोप पुट टुगेदर है लिटरली। तो इधर तो ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल होनी चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि आप सिलेक्टिवली बैठ लीजिए और यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक ई कॉमर्स कंपनियों पर भी दिनशर सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और सारे मार्केट पर और साथ ही सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। दिनशर ईरानी साहब, CEO हेलियस इंडिया के, आपके लिए। आइए अब बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स का। पालिया साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी अनिल जी संघवी मूवर्स। ये स्टॉक में देखें तो मंथली सेटअप पे एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी और स्टॉक अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे 2015 के, वो लेवल को अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक में एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 440 रुपए से लेकर 460 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 335 के आसपास। ओके, ये है आपके लिए संघवी मूवर्स में खरीदारी करने की राय आती हुई पालिया साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म पिक देने के पहले अनिल जी उस इवेंट पे मुझे भी कमेंट करना है। अनिल जी, इस तरह के इवेंट आपको याद हो तो आपके साथ मैंने भी एक इवेंट कलकत्ता में किया था, जो लोगों का प्यार मिलता है जी, खास के जी बिजनेस के लिए एकदम बिल्कुल कमेंडेबल है। और बगा साहब के लिए तो क्या करना, इस बार बजट के दौरान मुलाकात हुई थी, एकदम टू द पॉइंट, बेबाक अपनी राय रखते हैं, लोगों को पसंद आता है। और अनिल जी आप तो फाइनेंशियल मीडिया वर्ल्ड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन में देखा कि जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ती थी डिस्कशन के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए, अनिल जी कमाल हो गया, कमाल था। अरे लोगों का प्रेम है, आपका प्रेम है सेठी साहब, बाकी सब ठीक है। कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक कुछ काम कर लें। धन्यवाद सर। अच्छा बाय द वे सर, आप जिसकी बात कर रहे थे वो भी बाइट हमारे पास में। ओह हाँ, वो चलाइए अनिल जी। सर हमारी टीम खतरनाक, मतलब इतनी मतलब सुपर फास्ट है एकदम। जरा बगा साहब जो सुनना चाहते जरा बताइए। हाँ sir, the strategy which you share with us every day with 8 to 8:30, 2:30 and 3:20. So I want you to share the strategy of Nifty and Bank Nifty in the mid-noon session, that is 12:30 also. So that is very beneficial for us. लंच कब करूं मैडम? ये भी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर थी, तो IIFL की सब ब्रोकर हैं, तो काफी इनका एक्सपीरियंस है। और बाद में भी मुलाकात हुई, सेमिनार के बाद भी वो फोटो लेने जब आपके साथ आई तो वो जाहिर कर रही थी कि देखिए
12.5 भी करिए, नहीं तो वो फिर बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो बोले चाहे अनिल जी का आप स्ट्रैटेजी दे दो, चाहे वो खुद ना आए, बट आशीष जब प्रोग्राम कर रहे हैं एटलीस्ट स्ट्रैटेजी के इस वक्त पे अनिल जी की ये सोच है। तो बग्गा साहब को ले जा रहे, खतरनाक काम है। अच्छा, मेरे को फ्लाइट में भी आते जाते वक्त बग्गा साहब बताइए ये करो, ये चेंज करो, यहाँ पर सिस्टम ठीक करो। सर का अनुभव इतना है, सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट का अनुभव। और एक दो चीजें तो मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता, इतनी बढ़िया बढ़िया वाली की है बग्गा साहब ने। मैंने कहा हाँ, ये तो हम ध्यान ही नहीं रखते। सो मतलब गजब सीखने का है, मतलब मैनेजमेंट, मार्केट और ग्लोबल मार्केट तो आप सबको पता है, लेकिन मैंने जो नई चीज सीखी है बग्गा साहब से, मैनेजमेंट। मतलब कैसे सिस्टम प्रोसेस एकदम प्रॉपर होने चाहिए, जैसे तभी सर ऐसे ही थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को, म्यूचुअल फंड को हेड करते रहे, बैंक को हेड करते रहे। तो चलिए, ये तो था। और अनिल जी एक कहूंगा, अनिल जी के साथ जाने का फायदा क्या है कि लोग ऐसे जा रहे हैं सीधा, फिर बोले अनिल सिंह भी, फिर लाइन लग जाती थी वो सेल्फीज लेने की प्लेन के अंदर, नीचे वो गार्ड चेक कर रहा है, बोला और अनिल जी बड़े दिनों बाद आए। अच्छा, CISF वाले जो हमारे सैनिक हैं, सिपाही हैं, ठीक है सर, मजा आया। चलिए, अच्छा आइए शॉर्ट टर्म पिक सेठी साहब की बाकी रहेगी। सेठी साहब आपने बीच में वो टॉपिक लिया है, अब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, वो टॉपिक पे तो बहुत बात हो सकती है अनिल जी। एयरपोर्ट में मैंने भी एक्सपीरियंस किया जो बग्गा साहब ने एक्सपीरियंस किया। ठीक बात। जो आज की मेरी जो शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी, स्टॉक का नाम है हाइडेलबर्ग सीमेंट। एक जर्मन पेरेंट वाली एक MNC सीमेंट कंपनी है जिसके अराउंड 6.3 मिलियन टन की भारत में कैपेसिटी है। बहुत ही पहले यह कंपनी मैसूर सीमेंट के नाम से जानी जाती थी, एक पॉपुलर ब्रांड है साउथ इंडिया में। और मुझे लगता है जिस तरह से सीमेंट सेक्टर फोकस में है, बजट में खास करके जो प्राइवेट केपेक्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो अनाउंसमेंट करे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए जो सरकार का एक मुहिम है, मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर वुड कंटिन्यू टू डू वेल। अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 185 का मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है और 168 का स्टॉप लॉस रखें। 185 का टारगेट, 168 का स्टॉप लॉस। हाइडेलबर्ग सीमेंट, इस पर भी करें खरीदारी। आइए, एक 10 की कमाई रह गई है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, एक ऐसी हमने नोटिस किया है कि लगातार जो टैरिफ्स हैं होटल्स के, उसमें हम तेजी देख रहे हैं। और हाल में हम लोग मुंबई आए थे तो हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल टैरिफ ज्यादा है और उससे पिछले साल ज्यादा है। तो एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड टैरिफ्स में चल रहा है। तो आज मैं और राकेश जी एक होटल स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स, जिसमें एक बड़ा अच्छा करेक्शन 100 रुपए से 75 रुपए तक आया, यानी कि 25% स्टॉक करेक्ट होकर एक मेजर सपोर्ट के करीब अब ट्रेड कर रहा है। तो इन स्तरों पर गिरावट पर लेमन ट्री को मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की हमारी राय है। ओवर टू डॉक्टर राकेश बंसल। अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे की डाउन साइड कैप लगती है 72, 73, काफी अहम बेस है। 100 रुपीज के लक्ष्य के लिए लेमन ट्री में निवेश की राय है। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी। एक तो राकेश जी कभी तो लंबा बोल, कभी इतना छोटा बोल के रुक जाते हैं, हम तैयार ही नहीं होते कि हमें वापस। लेकिन चलिए, सवाल कोई भी हो, बग्गा साहब हमेशा तैयार रहते हैं। बग्गा साहब, बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर साहब आने वाले कल, उस पर कोई आपकी विशेष टिप्पणी सर? वो जो आने वाले हैं 71 साल के एकेडमिक हैं जो उनके बोर्ड में रह चुके हैं, उनको बेन बर्नांके ऑफ जापान कहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बहुत ही सदी हुई पारी खेल चुके हैं और बेसिकली डविश है। और उनका पिछले हफ्ते ही वक्तव्य आया था, कंटिन्यूटी रखेंगे। तो युएडा साहब हैं, उससे पहले एक नाम जो आ रहा था डिप्टी गवर्नर, अबे नाम याद रखने पड़ते हैं जापानी, तो वो मैंने ऐसे किया, अमा मिया करके उनका नाम याद किया था। अमा मिया क्या कर रहे हो? अमा मिया क्या कर रहे हो? तो ऐसे, और मासायोशी पहला नाम था, उस सॉफ्ट बैंक वाले का वही नाम है। तो मासायोशी, अमा मिया मैंने रट्टे मार लिए थे, अभी नाम चेंज हो गया। तो अभी युएडा नाम कल से याद करना पड़ेगा, बट कंटिन्यूटी है। दुनिया में सबसे मुश्किल कहाँ के नाम है याद रखना? बड़े हैं अनिल जी, ये यूरोप को तो सर वो रशिया वाले सबसे ज्यादा, खाली उसके पीछे की आता है, योस्की, वोस्की, स्वरोस्की, पता नहीं जो भी वो स्की से पता चल जाता है। महिला का आ जाता है
सुपरनोवा और उसका वो ऐसे हो वो तो हमको मारिया शरापोवा से पता चला था कि पीछे इनके सबसे बाकी बड़ा मुश्किल काम है, जैसे हमारा कुमार और कुमारी होता है ना, वैसे उनका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब आपका, और धन्यवाद देंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। पालविया साहब और सेठी साहब का एसपीएल के लिए विशेष धन्यवाद, और हिमांशु जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार हल्के कमजोर, थोड़े निचले स्तर से रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। 75 पॉइंट नीचे निफ्टी पर है हम, बैंक निफ्टी पर 165 पॉइंट नीचे है, और सेंसेक्स 225 अंक नीचे है। आइए सुबह के शो में इतना ही। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आप सबसे निवेदन है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।